दोस्तों, बिहार में एनडीए मतलब जेडीयू, बीजेपी, हम पार्टी और जो चिराग पासवान की पार्टी है एलजेपी, उन सब में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया। जितने भी कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा वो सारा ऐलान हो गया। और आज के दिन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आया, तो इस फॉर्मूला से हम इस पे चर्चा करेंगे कि इससे किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान। क्या कहता है ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, इसी पे चर्चा करेंगे। तो मैं हूं रणधीर सेंगर और बने रहिए मेरे चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करें, घंटी जरूर दबाया करें, क्योंकि मैं जब भी ऐसा वीडियो बनाऊं तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तो मिले, नहीं तो ऐसी खबरें आपको मिलेगा नहीं, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो इसलिए घंटी जरूर दबाइए। मैं कुछ अलग ज्ञान आपको देने का प्रयास करता हूँ या अलग पृष्ठभूमि दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो घंटी दबाने से आपको मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और लोगों के साथ शेयर भी करें, और लाइक अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं बोला था कि शायद वो दिन अब जेडीयू के पास नहीं है या नीतीश कुमार के पास नहीं है कि वो बार्गेनिंग कर सके बीजेपी के साथ। लेकिन हुआ ये बिल्कुल इतर। इसमें जेडीयू को फायदा हुआ। कैसे? जो जेडीयू पहले 16 सीट पे लड़ी थी, वही 16 सीट उनको मिला। और बीजेपी 17 सीट पे लड़ेगी। रामविलास पासवान 4 सीट पे लड़ रहे, 5 सीट पे लड़ रहे हैं, और बाकी 1 सीट पे लोग। तो कहने का मतलब है कि अगर यही नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ रहते, इंडी गठबंधन में रहते, तो शायद उनको इतना सीट नहीं मिलता, 12-14 से ज़्यादा उनको सीट नहीं मिलता। लेकिन हुआ एनडीए में उल्टा। जो नीतीश कुमार आज अपनी साख खोते जा रहे हैं, और मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूं, तो मुझे पता है कि नीतीश कुमार अपनी साख खोते जा रहे हैं। सीवान, जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूं, अगर सीवान से अगर नीतीश कुमार वहाँ से उनको जेडीयू को मिला गया, वो सीट जेडीयू को दिया गया, तो अगर वहाँ से कोई वोट अगर जेडीयू को देता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी के नाम पे है। अब नरेंद्र मोदी का बीजेपी की क्या कमी है, क्या उनकी परेशानी है, उनका क्या डील है, वहाँ के नेता का कैसा बार्गेनिंग है, मेरे समझ के परे की बात है। क्योंकि वहाँ के नेता में केवल जोश है, जो बीजेपी के हैं। उन्होंने ग्राउंड पे ना काम किया है और ना ग्राउंड के काम को जानते हैं। चाहे वो पहले से मंगल पांडे रहा हो, या सुशील मोदी रहे हो, या कोई भी लीडर उनका रहा हो पहले से, बीजेपी आज भी उनके पास बिहार में ऐसा कोई लीडर नहीं है जिस पे गेम कर सके, या उन्होंने, बीजेपी ने ऐसे लीडर पैदा नहीं किया या प्रयास नहीं किया। ये बीजेपी की सबसे बड़ी सेटबैक है बीजेपी के लिए। क्योंकि आज भी मैं जानता हूं कि बीजेपी के जितने लोग वो अगर वोट पाते हैं तो नरेंद्र मोदी के नाम पे है। लेकिन जो भी वोट देता है बीजेपी को, वो संकोच में देता है। वो नरेंद्र मोदी को देता है, लेकिन वो दुखी है कि बीजेपी में यूपी जैसा या और कहीं जैसा कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसमें कि मास का अट्रैक्शन हो या मास के साथ खड़ा होता हो। ऐसा कोई लीडर नहीं है। अगर देखा जाए तो मैंने पहले भी बोला है, और मैं एक्स पे नरेंद्र मोदी को ट्वीट भी किया था कि अगर आप कई दूसरे दलों से इंपोर्ट कर रहे हो नेताओं को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप टीएमसी से देख लीजिए, हर पार्टी से इंपोर्ट कर रहे हैं नेता को, लेकिन आपके पास एक सुनहरा मौका है कि चिराग पासवान जैसा जमीन से जुड़ा और जुझारू नेता लड़का कोई नहीं आज के टाइम में बिहार में, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, या कोई भी पार्टी हो। चिराग पासवान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और एक जनता में एक, बोल सकते हैं, उम्मीद की किरण भी है कि चिराग पासवान में अक्रॉस द कास्ट लाइन लोग पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, चाहे अगड़ी जाति के हो, चाहे पिछड़ी जाति के हो। वो सारे लोग चिराग पासवान को वो मतलब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनके भाषण को सुनने जाते हैं। और मैंने भी जब भी उनका इंटरव्यू देखा है, जब भी वो मीडिया में बाइट देते हैं, उतना सधा हुआ इस उम्र में मैंने कोई लीडर नहीं देखा जो इतना सधा हुआ इस उम्र में बोलता है। लेकिन बीजेपी कभी भी ये प्रयास नहीं किया
कि चिराग पासवान को अपने पार्टी में लाकर उनको आगे किया जाए। क्योंकि सम्राट चौधरी हो चाहे कोई भी लीडर हो, ये सब लोग केवल पटना में रहते हैं, पटना में ही सारा गेम करते हैं और पटना में ही आके न्यूज़ में अच्छे अच्छे बाइट दे के, और जो सेंटर के जो आला कमान है, नरेंद्र मोदी है या सेंटर के जो बड़े बड़े लीडरशिप है, उनके नज़र में बने रहते हैं कि देखो मैंने अच्छा बोला, आज मैं पटना में ये कर रहा हूँ, पटना में इसको लताड़ा, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन बिहार के गांव-गांव में जाने वाला कोई इसमें से लीडर नहीं है। पहले भी मंगल पांडे ऐसे थे और सुशील मोदी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि बीजेपी ना ऐसे लीडर को पैदा करने का प्रयास कर रही है, ना ऐसे लीडर को लेके आगे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से बीजेपी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। और ये कंप्रोमाइज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जेडीयू को कोई भी आदमी, चाहे आरजेडी का हो चाहे कोई भी बंदी का, आज के टाइम में उसकी कोई, नीतीश कुमार की ऐसी कोई प्रतिष्ठा नहीं है कि नीतीश कुमार अपने नाम से कोई भी चुनाव निकाल के दिखा दें। ये मैं दावा करता हूँ। चूँकि उनके साथ बीजेपी मिल जाती है तो जो उनके कोर वोटर है थोड़ा सा उत्साहित होकर वोट दे देंगे, बस इतना ही है। आप 5% 6% से आप एमएलए में, एमपी में अगर 16 सीट पा गए, ये बहुत बड़ा बीजेपी के लिए सेटबैक है मेरे हिसाब से। बीजेपी को बहुत से बहुत 11 से 12 सीट पे बात करनी चाहिए और इतना स्ट्रांग होना चाहिए। मैं तो इससे ज़्यादा रामविलास पासवान के जो लड़के चिराग पासवान हैं उनको मानता हूँ कि वो अपनी बात पे अडिग रहे और वो एकदम तैयार थे कि नहीं, मैं इससे कम से सीट लूँगा नहीं, और हाजीपुर से अगर नहीं सीट दोगे तो मैं लड़ूंगा। ऐसे ही असेंबली सीट में उन्होंने किया। तो आदमी को अपने विचारधारा और कहीं भी घुटने नहीं टेकना चाहिए। आप इतनी बड़ी पार्टी होकर अगर नीतीश कुमार जैसे, मतलब आज बोल सकते हैं कि इग्नोर किए हुए या हाशिए पे गए हुए नेता के पीछे अगर आप घुटने टेकते हो, बार्गेनिंग नहीं कर पाते हो और आप बोलोगे कि देखो हमने बुलाया तो उनको धोखा नहीं दिया क्योंकि हमारे भरोसे पे आए थे। अरे नीतीश कुमार पहले भी आपके भरोसे पे आए थे, लेकिन भरोसे पे रहने वाले हैं नहीं। सही, वहाँ पे तेजस्वी यादव ने मुंबई में बोला कि क्या नरेंद्र मोदी अगर हर की गारंटी लेते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो क्या चैलेंज देता हूँ कि क्या गारंटी ले सकते कि चाचा पलटी नहीं मारेंगे। नीतीश कुमार ने ऐसे विधानसभा से लेके हर जगह बोला है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, चाहे वो आरजेडी के लिए बोला हो चाहे बीजेपी के लिए। लेकिन जब जिसके लिए बोला है उसको छोड़ के दूसरे पार्टी में गए हैं, तो उनकी गारंटी नहीं ले सकते। उनका कोई भी आज के टाइम में जनाधार नहीं है जो चुनाव को जिता सकते हैं। एक टाइम था नीतीश कुमार का, लेकिन आज नहीं है। वो 5-6% वोट शेयर से इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन वो 5-6% वोट के लिए आप इतना बड़ा जुआ खेलोगे कि 16 का 16 सीट उठा के एमपी का दे दोगे, तो आपका जो 370 का आंकड़ा है वो कैसे कंप्लीट होगा। आप उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया में तो सारा सीट करीब करीब जीतने पे लड़े हो, ज़्यादातर सीट जीत चुके हो, तो आखिर कहाँ से लेके आओगे बाकी सीटें। 300, अगर 370, मैं कह रहा हूँ 325, आप तो जुआ खेल रहे हो। तमिलनाडु में क्या जीत जाओगे? एकदम श्योर तो हो नहीं कि 4-5 सीट भी हो जाएगी, तब भी 330 भी नहीं क्रॉस कर पाओगे। तो आपको ये बिहार में मेरे हिसाब से बहुत बड़ा सेटबैक है, या बीजेपी के जो भी वहाँ के स्टेट लीडरशिप है उसकी कमी है कि उन्होंने सही तरीके से नीतीश कुमार के साथ बार्गेनिंग नहीं कर पाया, या सेंटर को अपने विश्वास में लेकर बार्गेनिंग नहीं कर पाया कि नहीं, अगर हम चाहें तो नीतीश कुमार को 12 पे समेट सकते हैं। तो ये नीतीश कुमार के लिए विन विन सिचुएशन है। चिराग पासवान तो मुझे लगता है कि उनमें फ्यूचर है, भविष्य दिखता है मुझे। अगर सही तरीके से उनको कहीं, अगर देखिए बात छोटी पार्टी है, टाइम लगेगा उनको आगे बढ़ने में, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर वो ऐसे भी अकेले भी लड़े तो एक टाइम आएगा। अगर इसी तरह अगर वो जुझारूपन से अगर बिहार में जनता के बीच में जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि बिहार के बहुत बड़े नेता होकर उभरेंगे। बीजेपी जितना जल्दी समझ जाए उतना उसके लिए सही होगा, नहीं तो ऐसे ही आपको कोई नेता नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप कभी उसको बैठाओगे और होगा कुछ नहीं, ढाक के 3 पार। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।